हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। इंडियन एस्पिरेंट शो पर एमपीपीएससी टॉपर्स के साथ में कई सारे पॉडकास्ट आपने देखे हैं, आपने जानी उनकी स्ट्रेटजीज़, उनकी अप्रोच एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। आज हमारे पास एक नई कहानी है और इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा स्पेशल बातें होने वाली है, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट है एमपीपीएससी 2021 के रैंक 18 पवन गुरैया भाई। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी की प्रिपरेशन इन्होंने स्टार्ट किया, वहाँ से यूपीएससी क्विट करके इन्होंने एमपीपीएससी को ज्वाइन किया और एमपीपीएससी में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगेगी जिससे आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। पवन भाई, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे। थैंक यू सो मच, इट इज़ वेरी नाइस having me on this show and it's a good opportunity to meet you, Ashish. थैंक यू एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड फॉर द पॉडकास्ट। कैसे हो, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत बढ़िया। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को लगता है योर लाइफ टर्न्स अपसाइड डाउन, मतलब वो ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बचपन में मैंने कहीं कैलेंडर में पढ़ा था कि पल भर की सफलता जीवन भर के संघर्ष को बुला देती है। तो अब तब तो छोटा था पर उतनी चीज़ें समझ में आई नहीं, पर नाउ इट मेक्स सेंस। अब वो चीज़ समझ में आ रही है कि उसका मतलब था क्या आखिर। तो वही है ये जर्नी। एंड आई थिंक ये जो कोट आपने बोला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एस्पिरेंट के लिए समझना, क्योंकि जब आप अपने उस फेज़ में होते हैं ना, जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं करती, तो यही कोट है जो आपको याद रखना होता है कि यार जिस दिन सिलेक्ट हो गए उस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, एमपीपीएससी में कैसे आए? मतलब आपका पूरी स्टोरी हम लेते हैं, कैसे अपने पीएससी के बारे में सोचा, कब सोचा, और यूपीएससी की तैयारी से एमपीपीएससी में आने का डिसीजन कैसे लिया? तो मैं तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। तो आई बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर और मेरी जो स्कूलिंग है वो ग्वालियर हाई स्कूल से हुई। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। आई बीन अ टॉपर इन 10th एंड 12th एज वेल, जिसके कारण मेरा जो एडमिशन है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ एंड आई डिड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम देयर। ठीक है। पोस्ट विच आई गॉट अ प्लेसमेंट ऑफर बट आई रिजेक्टेड इट। उसके बाद मुझे लगा कि मिल तो गया था पर ये था हमेशा से कि आई वांट टू डू समथिंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है वो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वही उसके थ्रू वो प्लेटफॉर्म पाया जा सकता है। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है यूपीएससी 2019 के आसपास, व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड। तब मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ बहुत इजीली प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो वो हो भी गया था बहुत आसानी से, क्योंकि सबके हो जाते हैं और बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है। ओके। पर वो हमेशा से था ही कि मतलब करना है तो समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा वो वाली चीज़। मेरे जो दादाजी थे वो काफ़ी सामाजिक थे, सामाजिक संगठनों से जुड़े थे। सेम कार्य मेरे दादाजी के देहांत के बाद मेरे पिताजी ने संभाला, तो वो भी काफ़ी सोशल हैं और समाज के लिए करते हैं। तो ये जो बीज है ना इसके, समाज के लिए प्रेरित होकर कुछ कार्य करना, ये घर से ही इसकी शुरुआत हुई। तो दो आई गॉट इनटू एसआरसीसी विद गुड मार्क्स, बट I did not, fare into this corporate sector, okay, which I could easily have, but मैंने नहीं किया वो। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं ये 2019 से तैयारी स्टार्ट करी, यूपीएससी से स्टार्ट करी मैंने तैयारी। तो वही जो हर एक एस्पिरेंट करता है, तो लार्जली मैंने सेल्फ स्टडी से वो तैयारी करी, क्योंकि मेरे पास एक पीयर ग्रुप था कॉलेज से जो हम तैयारी कर रहे थे साथ में। तो पीयर ग्रुप तो था यूपीएससी वाला, साथ में कर रहे थे। और उसके बाद फिर पर हुआ ये कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मतलब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। ठीक है। मतलब आई फेल्ड इन बोथ, जीएस में भी चला गया, सीसैट में भी चला गया। ओके। हाँ। तो इसके बाद फिर उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज हल्के से स्टार्ट हुए मेरे को, मतलब कॉलेज के बाद, मे बी ड्यू टू द पुअर लाइफ स्टाइल विच आई फॉलोड इन कॉलेज। उसका एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं पता, पर ये स्टार्ट हुए कि थोड़ा थोड़ा माइग्रेन स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी हेल्थ ख़राब होना चालू हो गई। फिर तब हम पढ़ रहे थे, तब भी हम पढ़ रहे थे। तो उसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया, थोड़ा इम्प्रूव करके दिया, तो उसमें अब जीएस तो निकल गया पर सीसैट रह गया। और उसके हाल ही बाद मतलब जो कोरोना का जो पैंडमिक आया इंडिया में, और आई फेल डाउन विथ कोविड, तो मुझे घर आना पड़ा उसके बाद। तो काफ़ी फिर हॉस्पिटल में रहा एडमिट। उसके बाद मैं सही हुआ, और सही होने के बाद पहले से ही चल रहे थे हेल्थ इश्यूज़, तो वो थोड़े और बूस्टअप हो गए। अभी इम्यूनिटी लो हो जाती है कोविड के दौरान, राइट। तो उसके बाद और इश्यूज आना स्टार्ट हो गए और फ्लेयर अप हो रहे हैं।
तो फिर मैंने सोचा घर पे रहते हुए मेरे को माइग्रेन बढ़ चुका था, स्टमक इश्यूज थे ही, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यूपीएससी के लिए ना, मतलब मैंने तैयारी तो करी है पर मेरा डेडिकेशन मैं कैसे ला पाऊँगा जब मैं हर रोज़ डे टू डे बेसिस पे इतना फेस कर रहा हूँ कि आज मैं सोकर उठ रहा हूँ, आज मतलब मेरे स्टमक एक है, मेरे सिर में दर्द है, तो मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी वीक हो चुकी थी, तो मेरे को घर का बहुत सपोर्ट चाहिए था, तो पर नहीं हो पा रहा था वो, इसलिए मेरे को तो फिर मैंने डिसीजन लिया कुछ टाइम में कि क्यों ना स्टेट पीएससी दी जाए। मतलब स्टेट पीएससी इज़ अ वेरी नाइस फील्ड, मतलब विच इज़ एन इक्विवेलेंट फील्ड इन दिस सेक्टर। तो मैंने कहा ये ऑप्शन बढ़िया लगा। मैं इसके बारे में रिसर्च करना चालू करी नेट पे, तब उतना पता नहीं था स्टेट MPPCS का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है। मैंने रिसर्च करी, तो उस टाइम काफ़ी मैं मतलब बेड रेस्ट पे ही रहता था, घर पे ही रहता था, ऐसे ही ज़्यादा घर का ही खाना खाता था, सब कुछ ऐसे। तो उसी टाइम मैंने ये रिसर्च करी, फिर एग्ज़ाम आ गया 2021 का प्रीलिम्स, ठीक है। तो फिर उसके कुछ महीनों पहले मैंने बुक्स उठाई, और यहाँ पर हमारा जो स्टेट PCS है वो काफ़ी फैक्चुअल नेचर का है, उसकी अप्रोच पूरी डिफरेंट है। तो मैंने PYQ उठा के पूरा समझा उसको पहले, ठीक है, क्योंकि पता तो था ही UPSC से कि एग्जाम क्रैक कैसे किया जाता है, इतना अंदाज़ा तो था ही। तो PYQ और सिलेबस को मैंने गाइडिंग लाइट माना अपनी जर्नी में। PYQ उसको किया बाय हार्ट, और एक मैंने डायरी बनाई PYQ की, मैंने उठाए 5 साल की PYQ, और सीधे सीधे उसमें लिखा कि दिस PYQ केम फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है। अगर मैं बताऊं कि अगर कोई सहायक नदी है, तो अगर वो पूछी गई है इसमें, तो हो सकता है सहायक नदी उसके अगले अटेम्प्ट में पूछी जाए। तो मैंने सारी सहायक नदी याद कर ली, मतलब वो मैंने स्पेस नहीं छोड़ी कहीं भी। ठीक है। तैयारी तो करी, पर ये इससे एज मिल गया, और सिलेबस भी बहुत अच्छे से समझा। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि थोड़े कम एफर्ट्स में प्रीलिम्स हो गया, क्योंकि वो बेस तो बन चुका था और राइट स्ट्रैटेजी मिल गई, तो वो हो गया। अब उसके बाद बारी आई कि अब क्या किया जाए मेंस के लिए। तो उसके बाद होता ये है कि मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, तो मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही थी, क्योंकि मेंस के लिए और डेडिकेशन चाहिए होता है, और लॉन्गर आवर्स। तो फिर मुझे और थोड़ा सा अप्रोच भी मैं मतलब सही नहीं पकड़ पा रहा था मेंस की। मुझे लगा कैसे होगा इतना सारा सिलेबस डील। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार इंदौर चलते हैं, तो फिर मैं इंदौर आ गया। पर इस बार जब मैं इंदौर आया ना, तो मैंने डिसीजन लिया कि यार एंटी सोशल होकर रहना है। आई टुक अ सिंगल रूम इन इंद्रपुरी, मतलब मैं अकेले रहता था। ठीक है। मैं तैयारी स्टार्ट करी अपनी, और फिर मेंस के लिए उसमें ये हुआ उस टाइम, अब बाहर आने के बाद हेल्थ इश्यूज तो चल ही रहे थे, अब और बढ़ गए। अब यहाँ आया, यहाँ के या पानी मान लो या फिर मेस का खाना मान लो, तो हुआ ये मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो गया साथ में, और माइग्रेन की इंटेंसिटी बढ़ गई ड्यूरिंग माई 2021 मेंस। Okay. Now I had chronic migraine. I had ulcerative colitis, which is a serious condition of stomach. उसमें होता क्या है, इंटेस्टाइन्स आपकी जो अंदर से होती हैं वो काफ़ी इरिटेट हो जाती हैं, और अल्सरेशन वाली कंडीशन आ जाती है अंदर। तो यू कैन नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग, यू हैव टू स्टे ऑन अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट। मैं सैलेड तो फ्रूट्स ही खाता था और 1-2 रोटी वगैरह खाता था बस। समझ गया। और ऊपर से पढ़ता था तो क्रॉनिक माइग्रेन, मतलब मेरा माइग्रेन का क्या था कि मैं पढ़ता था, लाइब्रेरी मैंने लगाई, मैं पढ़ाई स्टार्ट करी, 4-5 घंटे बाद मेरे सिर में यहाँ पर प्रेशर बनना चालू होता था आँखों में ऊपर, और वो काफ़ी फ्लेयर अप हो गए, पूरे सिर में होता था दर्द, और वो ठीक भी अगले ही दिन होता था। मतलब उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि अगर आज दोपहर में 12 बजे स्टार्ट हुआ तो अगले दिन ठीक होगा। इस कंडीशन में मैंने मतलब इतनी समस्या झेली, पर अगेन घर वापस नहीं जा सकते थे, पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ पढ़ाई आधी होगी, पर वहाँ तो मेरे को लगता है बहुत, क्योंकि मेरी हमारे घर में नीस वगैरह भी है जो 1-2 साल की हैं, तो दिक्कत आ रही थी काफ़ी। मैंने कहा यार कुछ ऑप्शन नहीं है यार, अब तो मतलब यही है, या तो करो या मरो वाली स्थिति है, डू और डाई वाली। राइट। हमने जो होगा देखेंगे, सब ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर पेन किलर्स खाई मैंने, मतलब माइग्रेन के लिए, मतलब अराउंड मतलब 70-80 पेन किलर्स मैंने मेंस के दौरान खा ली होंगी। ओके। और ईच ऑफ 550 mg। बहुत हैवी हो जाता है। बहुत हैवी, बहुत हैवी। और मतलब यही सफ़र रहा कि हर रोज़ मेडिकेशन से मेडिकेशन, हर रोज़ 14-15 टैबलेट खाया करता था मैं इन सब की चक्कर में। आई कुड नॉट क्वालिफाई UPSC। अब मेरे को इसको क्रैक करना है इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एनी हाउ, अब चाहे कुछ भी हो। और बस उसी का नतीजा ये रहा कि हमें एक संजीवनी बूटी भी मिल गई बीच में, कि मेंस की डेट पोस्टपोन हो गई बीच में, आगे हो गई, तो और टाइम मिल गया। राइट। तो बस फिर उसके बाद जब 2021 का मेंस लिखा, अब हुआ ये कि हम सोच रहे थे कि नौकरी लग जाए, फिर देखेंगे UPSC को। अब मेंस का रिजल्ट ही ना है। अब अगर आपको पता हो तो 2021 का जो मेंस का रिजल्ट है वो 1.5-2 साल बाद आया। रिजर्वेशन इशू। हाँ, तो अब हुआ ये कि अब हाथ में रिजल्ट नहीं, मेंस तो लिख लिया पर हाथ में रिजल्ट ही नहीं, अब क्या करें।
अब मतलब पहले यही इच्छा थी कि पहले यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, और उसके बाद अगर करना है तो आगे कुछ देखेंगे। पर अब फिर से फंस गए। फिर 2022 का आ गया प्रीलिम्स और मेंस, फिर वो दिया, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। अभी आया उसका? हाँ अभी आया। फिर 2023 का भी लिख लिया। अब 2021 का जो रिजल्ट है वो आया लास्ट मंथ, मतलब 40 डेज़ के पहले। तो 21 में लिखा हुआ एग्ज़ाम, 24 में रिजल्ट आया। इस दौरान मैंने ये सोचा कि जब तक मेरी स्टेट सर्विस में क्वालिफाई नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं दूसरी चीज़ टच नहीं करूंगा, क्योंकि दो नाव में आपने अगर पैर रखा तो आपकी डूबने की संभावना ज़्यादा है अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो तो। इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे को लगता है कि दो नाव में पैर रखना ज़्यादा ठीक बात नहीं है, रिस्की है वो। तो यू शुड जज द ग्राउंड बिफोर डाइविंग इनटू द फील्ड। वही मैंने किया, और उसके बाद जो नतीजा है वो आप सबके सामने है। थोड़ा इस पे बात करते हैं कि व्हेन यू चोज टू बी इन टू अटेम्प्ट एमपीपीएससी, तो यूपीएससी से एमपीपीएससी में आने के लिए पिवट्स क्या किए? मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया कि यार चलो ठीक है यूपीएससी नहीं हो पा रही है तो एमपीपीएससी कर लेता हूँ? प्राइवेट भी कर सकते थे, यू हैड दी ऑप्शन कि आप अपने ऑलरेडी एसआरसीसी से हो तो अच्छी जॉब वहाँ पे भी मिल सकती थी, वहाँ पे भी सेटल होकर तैयारी कर सकते थे। बट वाई एमपीपीएससी? पिवट्स क्या किया, कैसे एनालाइज किया कि एमपीपीएससी द राइट फिट? देखिए मतलब यूपीएससी के बाद अगर कुछ आप चीज़ सोच सकते हैं ना विच इज़ ऑफ सिमिलर नेचर, विच हैज़ अ सिमिलर थोड़ा सा अप्रोच, एग्जाम पैटर्न, या फिर जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसमें यूपीएससी में जिसमें वो काम आए वो वाली पढ़ाई, तो मेरे ख्याल से स्टेट पीसीएस इज द बेस्ट ऑप्शन विच एनीवन कैन हैव। करेक्ट। तो अगर आप यूपीएससी में फेलियर्स फेस कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ काइंड ऑफ बैकअप, मतलब पीछे होना चाहिए कुछ ना कुछ सेकंड। उससे क्या है, आप वो जो होता है ना अवसाद का फेज, जैसे आप बोलते हो कि अभी डिप्रेस फील कर रहे हो यार, मल्टीपल फेलियर्स हो रहे हैं, तो कुछ तो कॉन्फिडेंस आए जिंदगी में। समझ रहा हूँ। तो वाली जो बात नहीं है, शायराना अंदाज है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ठीक है थोड़े मल्टीपल फेलियर्स हो जाएंगे, पर एक ना एक दिन कहीं की मेहनत कहीं काम आएगी और हम सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। करनी मेरे को आखिर मतलब इंडिविजुअल स्तर पे जो सामाजिक बदलाव जितने समाज के लिए कर सकूँ करना यही था। इसलिए, और इस दौरान मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब हुआ क्या, सिंस बीइंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड और अच्छे कॉलेज से, तो all my friends were into good IIMs, like one of the top IIMs, अहमदाबाद हो गए और भी हो गए, बैंगलोर, कलकत्ता। तो उनकी लाइफ बहुत चल रही थी, मतलब बहुत ही मज़े कर रहे थे। तो कभी कभी लगता तो था यार, मतलब पढ़ रहे थे तो यार हाँ, मतलब एक बार क्वेश्चन तो इंसान करता ही है ना हल्का सा। हालांकि जो बिलीफ था वो फर्म था, पर एक सेल्फ डाउट था यार बहुत ईजी था यार, कैट कर लेते उसके बाद ईजिली, मतलब कॉलेज का नाम था ही, स्कोर्स हमेशा से अच्छे रहे हैं, बस हो जाता है यार अपना MBA अपन भी कर रहे होते, IIM, और हम भी कोई बड़े कॉर्पोरेट में होते, गुड़गांव वाली ज़िंदगी जी रहे होते। तो और यहाँ रह रहे थे एकदम अकेले, ऊपर से पूरी हेल्थ इश्यूज दुनिया भरे के। करेक्ट। तो कभी लगता तो था यार कि यार शायद चले जाते, पर नहीं, फिर वो ख्याल आया मैंने चलो ठीक है, मतलब शाम लंबी है गम की, पर उसको शाम ही बनाएंगे। तो वो जो दूसरी बात है ना कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सुरंग के बीच में अंधेरा हो सकता है पर अंत में उजाला ही होगा। तो वही फिट हुई मेरी सिचुएशन में, ठीक है अंधेरा रहा पर उजाला हुआ। तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम में ही DC बन गया। यार MPPSC एग्ज़ाम कैसी लगी आपको? क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्रैक करना ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे, आई हैव सीन पीपल्स इन माई लाइब्रेरी टू कि जहाँ 5 साल 6 साल से भी लोग तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहे हैं कंटिन्यूसली, 2-2 3-3 बार नहीं हो रहे हैं। आपके लिए MPPSC एग्ज़ाम लगी कैसी आपको? डिड यू फाइंड इट ईजी, हो जाएगा ऐसा वाला, या प्रेशर था? नहीं, देखो थोड़ा बहुत प्रेशर तो ऐसा इंटरनली आप फील करते हो, जस्ट बिकॉज योर पियर्स आर डूइंग वेरी गुड, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट क्वालिफाई इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है। एक कहीं ना कहीं आप कोई भी बच्चा हो फील तो, अगर कोई बाहर से भी नहीं आ रहा होगा तो अंदर से फील करेगा कि यार मतलब मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग है ना, अनकंफर्टेबल होने की, वो रहती है कहीं ना कहीं, वो आप फील करोगे। तो वो तो थी, पर अच्छी बात मेरे साथ क्या हुई कि थोड़ा UPSC का बेस रहा हमेशा। तो अब मेरे को डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह ज़्यादा बस रिवाइज ही करनी थी, मेरे को चीज़ें समझनी नहीं है। सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर आयस की एनवायरमेंट, ये सारी बुक्स तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका था। तो अब मेरे को क्या चाहिए था कि मैं आंसर एनरिच कैसे करूँ, स्कोर इम्प्रूव कैसे करूँ, राइटिंग स्किल्स ठीक थी, उनको थोड़ा बेटर कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो ये जो नगेट्स हैं छोटे छोटे, इन पे मैंने वर्क किया। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं इस पे जितना एम्फेसिस डालूं उतना कम है। पर ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ रियलिटी। आप अगर PYQ और सिलेबस को बाय हार्ट कर लो, मेरे को लगता है आप उसको समझ लो तो हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड।
और अपने आंसर्स में थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड कंटेंट डालने की कोशिश करें। जैसे आई हैड रेड लॉट ऑफ विजन IAS के कंपाइलेशंस वो हो गए, थोड़ा सा मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह अच्छे पढ़ा करता था। ठीक है। तो ये वाला जो टच है ना आपको, ये आपने इसमें डाल दिया। और सेंस एक और चीज़ मैं बताऊं कि MPPSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब आपका वो देखो आप मेंस वाला एग्ज़ाम, तो वो थोड़ा थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच पे जाते जा रहा है धीरे धीरे। अब वो इतना फैक्चुअल नहीं रहा कि सारी क्वेश्चंस फैक्चुअल आ गए, सिलेबस बहुत पहले की तरह। हाँ, तो वो अब तो आपको वो समझना पड़ेगा और वो उसको आंसर करने के लिए एक अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप थोड़े अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करें, थोड़ा अच्छा कंटेंट डालें। वही जो कंपाइलेशंस में है, वही जो सब लोग पढ़ रहे हैं, वही डाल दिया तो फिर बहुत एवरेज स्कोर आएगा। तो उसको लाने के लिए मेरे ख्याल से आप एक थोड़ी सी कुछ नई सी अप्रोच डालें। तो मैंने जो आपने सक्सेस का जो फॉर्मूला पूछा ना, क्या हुआ इसमें, कैसे हुआ, मेरे को लगा मैंने थोड़ा UPSC का ब्लेंड डाल दिया इसमें, और MPPSC की अप्रोच भी समझ ली और UPSC का ब्लेंड डाल दिया। मतलब UPSC का तड़का विल मेक योर सब्जी वेरी गुड। आई थिंक ये बहुत सारे टॉपर ने किया हुआ है। व्हेन आई मेट लाइक अराउंड टॉपर्स ऑफ MPPSC 2021 की भी अगर हम बात करें तो जितने भी टॉपर्स हैं उनमें हर एक में एक यूनिकनेस है कि जो स्टेगनेंट आंसर्स चल रही है ना, कि जो आपने देख लिया कि यार ये फॉर्मेट है और मेंस में ऐसे लिखते हैं, और जिसने वैसे लिखा उसके एवरेज स्कोर्स ही हैं, लेकिन जहाँ आपने तड़का मारा है ना, आपके स्कोर बढ़ जाते हैं। वही एग्जैक्टली वही हुआ। और फिर दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा टाइमिंग का इशू बहुत आता है कि यार आप टाइम नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम को। तो मैंने तो ये फॉलो किया कि मैं तो मेंटली एक क्लॉक फिक्स थी मेरे अंदर, मतलब कि जैसे 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स 11 मार्कर्स होते थे, तो 3 मार्कर्स का फिक्स था कि इसको 15 मिनट में करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए बस। ठीक है, बट यू हैव टू डू इट इन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अगर आपने एक्सीड किया तो आप ये यकीन मान लीजिए कि आपका पीछे से छूटना चालू हो जाएगा। ये मेरी प्रैक्टिस थी, ये मेंस आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग ये प्रैक्टिस में ये मैंने समझ लिया था कि अगर 18 मिनट्स एक्सीड किए तो अपन पीछे कहीं ना कहीं कुछ छूटने वाला है, लॉन्ग आंसर छूट जाएंगे। तो मैं बस उसको सेट कर लेता था अपने दिमाग में, और 5 मार्कर्स हैं तो उसे 45 मिनट्स में करने, तो इस तरह की क्लॉक सेट थी। जनरली पवन भाई हम मेंस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, पर क्योंकि मेंस के ऊपर कॉन्वर्सेशन चल रही है तो मुझे जानना है कि मेंस की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, क्योंकि जब हमने अभी मैं खुद सिलेबस बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, पिछले लास्ट 7-8 दिन से हम लोग कम्प्लीटली रोज़ सुबह से शाम तक सिलेबस देख रहे हैं। तो मुझे मेंस के बारे में बताओ, मुझे कंपैरेटिवली बहुत इजी लग रहा है सिलेबस, या जब उसकी पढ़ रहे हैं हम, रिसोर्स देख रहे हैं, PYQ देख रहे हैं, बहुत इजी लग रहा है। जब मेंस आपने पहली बार सिलेबस देखा तो क्या अप्रोच बनाई उस एग्ज़ाम के लिए? जब मैंने पहली बार देखा तो लगता तो है ही, कोई भी अगर एस्पिरेंट देखे कि सिलेबस तो यार बड़ा है, और बीइंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड और हिंदी के 300 मार्क्स हैं, तो लगता तो है ही कि यार मतलब 300 मार्क्स हैं और हिंदी काफ़ी टाइम से टच में नहीं है, राइट। तो 10th के बाद नहीं पढ़ी थी हिंदी, तो अब लगा कि यार हिंदी को डील करना पड़ेगा, थोड़ा एथिक्स को मेरे को समझ में आया कि यार एथिक्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर रैंक लानी है तो यू कैन नॉट स्किप एथिक्स, राइट। एथिक्स एंड हिंदी आर द रैंक डिसाइडर्स, दे कैन शूट योर स्कोर वेरी वेल, राइट। तो मैंने उसको समझा कि एथिक्स हिंदी को हमने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, GS से थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा, क्योंकि GS की क्यों कम रखनी है, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका था स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री है, जोग्राफी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है आपका उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने काफ़ी टाइम पढ़ा है, तो ये चीज़ें मैं GS में कवर कर चुका था पहले ही। तो मेरे को लगा कि इसमें जो साइड टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रिल टॉपिक्स बोला जाता है कि यार वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका, कोई सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया, तो ये कुछ यूनिट्स हैं बीच बीच में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अलग से पढ़ाई कर ली, बाकी मेन तो पढ़ा ही हुआ था, तो मैंने इन सबको मतलब साथ में रख के पढ़ाई करी और मेन्स को एक फ्रेम में देखा। ऐसे नहीं देखा कि ये पेपर अलग है वो पेपर अलग है, क्योंकि एक फैक्ट मैं याद करता हूँ तो उसको मैं 3 जगह रेप्लिकेट करता हूँ। ओके, हाँ। मतलब अब जैसे मैंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे उठाया, उसके ज़्यादा फैक्ट्स नहीं लिखे। अब बच्चे यूजुअली करते क्या है, उसके फैक्ट्स बहुत सारे लिख लेंगे, मतलब ये भी फैक्ट है, दृष्टि IAS की वेबसाइट से ये भी फैक्ट है, और भी फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट बुक हो गई इतनी बड़ी, पर हो क्या रहा है, मेंटल डायरिया। अब फैक्ट्स इतने मेमोराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने कम फैक्ट्स लिखे, तो मैंने कोशिश करी उन फैक्ट्स को ज़्यादा बार रेप्लिकेट कर सकूं, अगर वो फिट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे से मैं थोड़े से इसके नोट्स बनाए थे, MP वाले इकोनॉमिक सर्वे से, थोड़े और भी UPSC की जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन, तो उनसे भी जो सिमिलर टॉपिक्स थे, सिमिलर नेचर के, तो उनसे भी थोड़े फैक्ट्स उठाए और एक छोटी सी डायरी मेंटेन करी। दिस इज़ जस्ट फॉर द वैल्यू एड ऑन पर्पस। उस वैल्यू एड ऑन के चक्कर में आपको हो सकता है थोड़ी अच्छी मार्किंग हो जाए। और ये कब काम करते हैं, जैसे अगर आपको मेंटल ब्लॉकेज हो गया, कोई आपको आंसर की इंट्रोडक्शन नहीं आ रही, आप सीधे फैक्ट लिखिए, इफ द आंसर पर्टेन्स टू इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड
और कुछ आ नहीं रहा क्या स्टार्टिंग, तो उसके आसपास आपको फैक्ट याद है, आप स्टार्ट कीजिए। एक वैल्यू एडिशन जो आपने बोला ना कि वैल्यू एड क्या, ये ना मैंने कभी MPPSC टॉपर्स से सुना नहीं था, बट जब हमने UPSC पॉडकास्ट किया विद UPSC टॉपर्स, तब वहाँ पे ऑलमोस्ट हर टॉपर ने बात बोली है कि आपके आंसर के अंदर वैल्यू एडिशन होना चाहिए, जो आज तक MPPSC के अंदर नहीं हुआ। वैल्यू एडिशन को थोड़ा समझा दीजिए ऑडियंस को, जो लोग इस बार मेंस देने वाले उनको अपने आंसर में वैल्यू एडिशन कैसे करना चाहिए। एक तो मैंने जैसे ये बताया कि एक आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं छोटी सी, बहुत ज़्यादा फैक्ट ओवरलोड मत होइए, पर मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के जितनी रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग हो गई, UNDP रिपोर्ट हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी रैंकिंग्स, इन सब का स्टेटस वगैरह लिखिए मेन रिपोर्ट्स के, और उन्हें बाय हार्ट लर्न कीजिए। आप थोड़ा कहीं वॉक कर रहे हैं, उसी PDF बना लीजिए फ़ोन में। मैंने यही किया था, मैंने उसी PDF बना ली थी फ़ोन में। अब मैं कहीं पार्क में वॉक करने जाता था, कभी देख ली, कभी खाते टाइम देख ली, और हार्ड कॉपी में तो थी, तो जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतना रिकॉल कर पाओगे। सही है, तो इतना सिंपल है उसका। इसमें वॉकैब की भी बात बना देते लिस्ट, क्या वॉकैब के लिए भी किया था? नहीं, वो कैब तो थोड़ी ठीक थी, क्योंकि पहले से मैं मतलब इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और मैंने काफ़ी काम किया है। वो कैब के लिए तो मतलब मैंने जैसे वर्ड पावर मेड ईजी जो बुक आती है नॉर्मन लुइस की, वन ऑफ द बेस्ट रिनाउंड बुक्स जो हैं, तो ये मैंने 11th-12th के टाइम ही पढ़ ली थी। और उसके बाद मैंने सक्सेसिवली हिंदू पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, और एक स्पेशल बात बताऊँ तो आई बीन अ फैन ऑफ नॉवेल्स, मतलब आई लव रीडिंग नॉवेल्स। तो मेरे को लगता है वो कैब हमेशा से ठीक ही थी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। जो प्रॉब्लम आई वो हिंदी में आई, तो उसके लिए मैंने जनसत्ता अखबार पढ़ना चालू किया था। हाँ, वेरी पॉपुलर। क्योंकि अगर आप ऐसे लिख रहे हो, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हो, आपने हिंदी का ज़्यादा टच नहीं है, अब आप लिख रहे हो ऐसे, अब आपको याद आ रहा है कि यार पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन की हिंदी क्या होती है, तो वो ऐसे याद नहीं आती। जब आप उस हिंदी को अखबार के थ्रू पढ़ोगे, ऐसे वर्ड मीनिंग वाले पर्यायवाची याद करोगे तो आप फिट नहीं कर पाओगे उसमें। अब जब आप उसके एडिटोरियल्स पढ़ोगे हिंदू के, उसके जनसत्ता के, तो आपको अपने आप याद आएगा कि यार नहीं यार, पर्यावरण का अतिदोहन हो रहा है। तो इस तरह के जो मतलब शब्द का जो वर्तनी का जो सौंदर्य है वो कब आएगा? जब आप अच्छा कंटेंट पढ़ोगे। तो आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दिक्कत आती है ना, पूछते हैं यार ऐसे कंप्लीट नहीं हो रहा, कैसे होगा ये वो, मुझे लगता है ये जो अच्छी वोकैबुलरी हिंदी की वो आपको अच्छी मिल जाएगी इससे। तो जैसे भूमंडलीकरण है, इस तरह के शब्द है ना, अब तो आपको समझ में आएंगे कितने टेक्निकल शब्द हैं और हिंदी में कितने अच्छे से लिखे जा सकते हैं ऐसे में, और उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा। राइट, वहाँ आप थोड़ा सा एडवांटेज ले सकते हैं। तो एक डायरी की बात हो गई, एक हिंदी की बात हमने कर ली, ऊपर से जैसे उस टाइम विकास संकल्प एक पत्र आया था तो बाद के मेंस में दिया, तो मैंने वहाँ से ऐड ऑन किया। तो आप इसको ऐड ऑन करते जाइए। कुछ पॉलिसीज़, आप जैसे प्रीलिम्स में पॉलिसीज़ पढ़ते हैं आप, थोड़ी इंडिया की भी पढ़ लीजिए, थोड़ी MP की भी पढ़ लीजिए। अब आंसर लिखें, और कोई लॉन्ग आंसर है, और कोई हेल्थ सेक्टर का इशू है, कोई एजुकेशन सेक्टर का इशू है, दोनों लिखें आप। थोड़ी इंडिया की बता दो, थोड़ी MP की बता दो, तो इट विल मेक अ डिफरेंस। इट विल गिव द इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर कि यार ये बंदा का अप्रोच थोड़ी मतलब पैन इंडिया वाली भी है और MP स्पेसिफिक भी है। तो ये थोड़ा जज हो जाता है उससे, एक मतलब बंदे की स्मार्टनेस। यही स्मार्ट प्रेशर है। ये कितना टाइम दिया था आपने मेंस की तैयारी करने में ओवरऑल? हमें उस टाइम सिंस था तो शेड्यूल 3-4 महीने का, पर पोस्टपोन हो गया था 1-2 बार, तो अराउंड वी गॉट फेयरली अराउंड 10 months और 11 months। पवन भाई, मेंस के बारे में बहुत सारी बातें होती है, बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल पार्ट है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, और जो आने वाले एस्पिरेंट अभी जो मेंस लिख रहे हैं उनको अपनी आंसर राइटिंग किस तरह से करना चाहिए? तो इस संदर्भ में शेक्सपियर ने एक बात बोली थी कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, जिसका मतलब है कि संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा होती है। तो विच इज़ द एग्जैक्ट प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करना चाहिए मेंस की आंसर राइटिंग में। मतलब आपको कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्रेस करना है। तो वो कैसे होगा? वो होगा यूज़ ऑफ कीवर्ड से। मतलब आपको इंग्लिश नहीं लिखनी, आपको हिंदी नहीं लिखनी, यूज़ ऑफ लैंग्वेज कम करना है। यू हैव टू पुट कीवर्ड्स ज़्यादा। तो आपको कीवर्ड्स का बहुत यूज़ करना है। अपनी बात क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प फॉर्मेट में लिखनी है, ताकि कम एक लाइन में आप 2-2.5 लाइनों की बात कह दो। तो ये 3 मार्क का जो शॉर्ट आंसर फॉर्मेट है उसमें एकदम कीवर्ड्स यूज़ करिए। 3 लाइनें, तीनों कीवर्ड्स में पूरा पॉइंट डील कीजिए। और जैसे अगर कोई पैलेस पूछा है, फॉर एग्जांपल जहांगीर पैलेस, तो बहुत ही आसपास की बातें मैं बताइए उसमें। आप बताइए उसमें कि बिल्ट बाय दिस रूलर, दिस डायनेस्टी, क्या उसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, 2 स्टोरी और 3 स्टोरी, कितनी स्टोरीड बिल्डिंग है। तो इस तरह की बातें बताइए। अब उसमें आप ये मत लिखिए कि जस्टिस इज अ जेम ऑफ क्राउन,
तो वो आता शायद 5 मार्कर में, क्योंकि उसके ऊपर वो लिखा हुआ है जस्टिस इज जेम ऑफ क्राउन, पर क्या वो उतना रेलेवेंट है 3 मार्कर के हिसाब से? नहीं है वो। तो आपको ये जज करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट 3 मार्कर में जाएगा, कौन सा 5 मार्कर में जाएगा, किसका इंपॉर्टेंस और कितना, किसका वेटेज कितना होगा। तो आपको जितने अच्छे पॉइंट्स हैं ऊपर लिखने हैं, अगर नहीं आ रहे यार, नहीं आते, मेरे को भी नहीं आते कुछ पॉइंट्स यार, तो वो उसको थोड़ा नीचे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको देखनी है। ठीक है। 5 मार्क में इफ़ यू नो इट डायरेक्टली आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए या थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए। अगर आपको पूरा आता है तो आप सीधे बुलेट पॉइंट्स में पूरे पॉइंट्स लिखिए। ठीक है। और 11 मार्क की जो बॉडी है तो वो आप वही इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वही फॉर्मेट यूज़ होगा। और कहीं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ फ्लो चार्ट्स यूज़ हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप कर सकें तो वो बहुत बेहतर होगा। मेंस में सबसे टफ पार्ट आपको कौन सा लगा है कि जो जहाँ आपको चैलेंजेस आए कि यार ये नहीं बन रहा है मुझसे? मेरे को लगता है मेरे को हिंदी में थोड़े चैलेंजेस आए थे, उसके अलावा तो नहीं आए। हिंदी थोड़ी मतलब सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ रही हिंदी में, पर थोड़ी मेहनत करके मैंने उस लेवल अचीव किया कि हाँ मैं पेपर अच्छे से कर पाऊँ, पर इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स अगेन। रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मेंस के लिए बुक्स एंड रिसोर्सेज आपने क्या यूज़ किए हैं प्राइमरीली? तो प्राइमरली तो जो यूपीएससी का कंटेंट था तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। जो हर एक टॉपर मेरे ख्याल से यही बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आपको। अगर एक कीवर्ड सिलेबस का अगर एक जगह से मिल रहा है तो 2 जगह से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। राइट। एक चीज़ एक जगह से पढ़ो, अब वो चाहे कहीं से ही पढ़ो। तो ऐसा होगा मेंस में कि आपको कई चीज़ें स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएंगी, तो आप स्टैंडर्ड बुक से वो निकाल लीजिए। इन केस कुछ टॉपिक से वो नहीं मिलते तो यू कैन यूज़ कंपाइलेशंस, बहुत सारी हैं मार्केट्स में। राइट। जो पसंद आए वो उठा लीजिए। वेबसाइट्स हैं यूपीएससी की, वहाँ से नेट से उठा लीजिए, पर इकट्ठा कर लीजिए एक जगह, ताकि लास्ट दिन आपको वो हसल में नहीं रहो कि यार ये वाली चीज़ कहाँ गई, ये वाली चीज़ कहाँ गई। एक जगह इकट्ठा करिए जहाँ से मिले 1 रिसोर्स पर टॉपिक, दैट्स इट, दैट्स ओनली स्ट्रैटेजी विद मल्टीपल टाइम्स रिविजन। कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज यूज़ किए आपने? बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होते हम पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने तो जैसे उसकी पढ़ी थी श्रीराम IAS और दृष्टि क्विक बुक, और उसके बाद आपकी एंशिएंट मेडिवल के लिए NCERTs पढ़ी थी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। तो ये तो जो बेसिक कंटेंट है यूपीएससी वाला वो तो सेम, बस बाकी जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी के लिए श्रीवास्तव मैम की बुक पढ़ी थी। ठीक है। हाँ, और एथिक्स के लिए थोड़े यूपीएससी के नोट्स से वो यूज़ किए थे, और थोड़ी सी और जगह से लेक्सिकॉन वगैरह से कुछ टॉपिक्स उठाए, सिर्फ कुछ टॉपिक्स, ना कि पूरी लेक्सिकॉन, पर कुछ टॉपिक्स। जैसे एटीट्यूड एप्टीट्यूड वाला एक टॉपिक है, वो कंफ्यूजिंग है काफ़ी एथिक्स में, तो उसको क्रिस्टल क्लैरिटी लाने के लिए वो यूज़ करे थे। ठीक है। तो ऐसे हुआ ये। प्रीलिम्स को लेके क्या अप्रोच थी आपकी? प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया है ऑन दैट टू ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम? हाँ, तो देखो प्रीलिम्स के लिए एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप वही प्रीलिम्स के पेपर उठाइए पास्ट ईयर्स, उनका हर एक टॉपिक नोट डाउन कीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा। ठीक है। आपको मिल जाएंगे कुछ 500 क्वेश्चन के, ये 500 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, और उसके ऑप्शंस देख लीजिए। वो जो ऑप्शंस लिखे हैं ना 4, वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके आसपास का जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आपको वही गाइडिंग लाइट है, तो आपको उस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। और सिलेबस का एक एक कीवर्ड आप छोड़ नहीं सकते। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है, कुछ भी लिखा है वहाँ पर, आपको वो जज करना है क्या उसके डिमेंशंस हो सकते हैं, और उतना पढ़ना है। और फैक्ट्स क्रैम करने में, को एमपी के फैक्ट्स क्रैम करने में प्रॉब्लम आई थी। ओके। क्योंकि यूपीएससी उतना डिमांड नहीं करती ना क्रैमिंग, हाँ, थोड़ा कम करती है, ये ज़्यादा करती है। ठीक है। तो अब मेरे को प्रॉब्लम आई आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि ये जो ट्राइबल जो पूरा चैप्टर है हमारा यूनिट, तो उसमें बहुत सारे फोक आर्ट्स, फोक ड्रामा, फोक सॉन्ग्स, तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम आई। तो मैंने तो बहुत सिंपल एक डायरी बनाई थी, उसमें मैंने एब्रीविएशन कोडिंग यूज़ करी थी। ठीक है। ताकि लास्ट मिनट हसल होता है ना, वो बहुत आसानी से हो जाए। और मैं एक रात पहले एमपी का आर्ट एंड कल्चर ज़रूर पढ़ता था, कि वो बहुत भूलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है उसमें। तो ये मेरे को लगता है ये वर्क करे। कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कोचिंग की थी एमपीपीएससी के लिए? डिड यू फेल्ट दैट गैप कि यार कोचिंग की ज़रूरत है? नहीं, मैंने कोई क्लासरूम प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया था। व्हाट आई डिड इज एन आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम एज वेल एज अ टेस्ट सीरीज, दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक है। जब आप यूपीएससी से एमपीपीएससी में आए, वो फील नहीं हुआ आपको गैप कि यार यहाँ पे शायद कर लेनी चाहिए एकेडमी, या इनिशियल गाइडेंस जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए क्या किया था? नहीं, जब मैं इसमें आया तो मुझे पता था कि कोई भी एग्जामिनेशन का एक जो आत्मा होती है ना, उसको क्रैक करने की, वो आत्मा का जो फील है वो आप पीवाईक्यू और सिलेबस के थ्रू आप क्रैक कर सकते हैं उसको विद राइट रिसोर्सेज बस। तो वो आपको वो फिल्टर लगाने आंखों में कि यार ये वाली चीज़ प्रीलिम्स में जाएगी, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो आएगी कब, वो फिल्टर आएगा कब, प्रश्न ये है। राइट। तो इसको आप
PYQ एनालिसिस से ही डील कर सकते हैं। जब आप पास्ट ईयर देखेंगे इस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब मेरे को लगता है कि वो वाली चीज़ आएगी कि हाँ यार ये यहाँ से आ जाएगी, वो वहाँ से आ जाएगी। तो ये चश्मा तब लगेगा जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे। सही है। हाँ, एंड आई थिंक ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है कि अगर किसी को हाँ, MPPSC की तैयारी करना है या जो कर रहे हैं और उन्होंने सिलेबस और PYQ को घोल के नहीं पिया है, वही तो आज से ही आपको पहले तो वो कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे आपको प्रोसीड करना मतलब आप फर्स्ट रीडिंग में तो आप क्यूरियस रहिए, आप ये मत सोचिए फर्स्ट रीडिंग में कि यार मेरे को तो वो एग्जाम के हिसाब से ये वो। फर्स्ट रीडिंग में आप क्यूरियस होकर पढ़िए कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो आप बढ़िया क्यूरियस होइए, पढ़िए कि नहीं यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ये वॉर हुआ तो हुआ क्यों, वो क्यूरियोसिटी रखिए। तो जैसे आप सेकंड रीडिंग में मूव ऑन करते हैं, फिर आप थोड़ा PYQ थोड़ा और देख लीजिए, और ज़्यादा डाइव इन कीजिए उसमें, फिर बिल्कुल अप्रोच फॉलो कीजिए। क्योंकि आपने बिल्कुल पहले ही रीडिंग में आपने ये अप्रोच फॉलो कर ली कि मेरे को तो बस वही उठाना है जो PYQ में पूछा है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप समझने वाले कंपोनेंट पे फोकस कम कर पाएंगे। आप बस ये देखेंगे मैं तुम्हें बस मार्क्स मैक्सिमाइज कर लूँ, पर वो काम नहीं चलेगा उससे। एक बार अंडरस्टैंडिंग बना लो, उसके बाद स्ट्रैटेजिकली फिगर आउट कर लो मैं ये उठाना है और ये उठाना है, ये ऐसे जाएगा। ये चीज़ है। करेक्ट। इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, क्योंकि रैंक वहीं से बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाती है। अगर 30 नंबर 40 नंबर का गैप आ गया तो आप कहाँ DC बनने से लेके बहुत नीचे आ जाओगे। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, मॉक्स कितने दिए, और इंटरव्यू हॉल में जब एंटर किया तो ओवरऑल वाइब क्या थी वहाँ की? देखिए जब इंटरव्यू की बारी आई तो मैंने अराउंड 6 मॉक्स दिए होंगे यहाँ पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। हाँ 6 मॉक्स दिए होंगे। उससे क्या होता है, ज़्यादा मॉक्स और डिफरेंट जगह दो तो आपको एक तो ज़्यादा एक्सपर्ट जो पैनल होता है ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं और हर एक का माइंडसेट अलग है। आपने अगर 4-5 अलग अलग जगह दे दी तो ऑलमोस्ट आपने मतलब 20 माइंडसेट को समझ लिया। राइट। 20 माइंडसेट को टैकल करने की क्षमता समझ लिया आपने, तो वो चीज़ उससे आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो है आपको वर्क करनी चाहिए अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे, मतलब द वे यू स्पीक, आपका वॉइस इंटोनेशन क्या है, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती, जैसे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे को पहले पता नहीं था एग्जैक्टली जब मैं बोलता हूँ तो मतलब क्या एक्सप्रेशन रहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड सेशंस देते हैं ना वो जो मॉक इंटरव्यूज़ वाले, तो उसमें पता चल जाता है कि यार ये थोड़ा टंग बाइट, हाँ मतलब ऐसे लिप्स बाइट नहीं करने बोलते वक्त, नर्वस नहीं फील करना, तो उससे आ जाएगा वो। और उसको अगर प्रैक्टिस करना है तो यू कैन डू मिरर टॉक, दैट्स द बेस्ट मेडिसिन फॉर हैविंग गुड फेशियल एक्सप्रेशन इन द मोमेंट यू स्पीक, वो एक्सप्रेस सही तरीके से हो। तो आप ऐसे मिरर होता है ना, ऐसे नॉर्मली आप उससे अपने आप को सामने रखते हो, बात कीजिए ऐसे 10-15 मिनट रोज़, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं। क्योंकि वो भी ज़रूरी है, सॉफ्ट स्किल भी उतनी ज़रूरी है जितनी नॉलेज ज़रूरी है। तीसरी चीज़ इंटरव्यू में जो है कि आपका जो ग्रेजुएशन है और आपका जो 11th-12th की स्ट्रीम है, तो जो बेसिक बुक्स है ना वो आप पढ़ के जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में मेरा रहा है मतलब काफ़ी टच 5 साल पिछले, जैसे 11th-12th और ग्रेजुएशन के वक्त। अब अगर उनने में से रेपो रेट पूछ लिया और मेरे को वो नहीं आता तो बहुत बड़ा इशू है। राइट यार ये तो इतना मतलब पढ़ा हुआ है, इसी में ग्रेजुएट और वो नहीं आता तो बहुत बड़ा इशू है। पर कोई बहुत ही ऐसी स्टैटिस्टिक्स पूछ ली इकोनॉमिक सर्वे की बहुत ही अंदर की और वो नहीं आती तो चल जाएगा। पर बेसिक पे आप मतलब डब्बा गोल नहीं कर सकते बेसिक पे नहीं कर सकते। एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा और आपने स्किप कर दिया तो मेरे को लगता है कि चलो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। बेसिक पे आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम। फोर्थ थिंग वो हॉबीज़ वाला सेक्शन, मतलब ट्राई कीजिएगा नेचुरल हॉबीज़ मतलब होती हैं जनरली, तो आप वही लिखिए जो नेचुरल हॉबीज़ हैं। आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियली ज़्यादा इनकलकेट करोगे अगर आप पकड़े गए और उन्हें अगर देख लिया और वो लोग बहुत सीनियर प्रोफेसर लेवल के होते हैं तो आप कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते उनको, ठीक है, इट इज़ वेरी क्रिस्प। तो आप वही हॉबीज़ लिखिए जो आपकी हैं, ज़्यादा आर्टिफिशियली फ्लॉन्ट करने की कोशिश ना करें, बी नेचुरल, गो विद द फ्लो। आई थिंक दैट्स द वे यू कैन हैव गुड स्कोर इन द इंटरव्यू सेक्शन। आपका इंटरव्यू का फ्लो कैसा था, किस बारे में ज़्यादा बात की गई, क्या हुआ? जैसे हमें जैसे मॉक्स में ऐसा जब हम मॉक्स देने आते हैं तो लगता है यार काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी ऐसा क्या होगा, नर्वसनेस है। पर आप जब एक्चुअल इंटरव्यू हॉल में जाएंगे ना, इट्स वन ऑफ द कोजीएस्ट एंड काम प्लेस आई थिंक। जितना मॉक इंटरव्यू में प्रेशर बनाते हैं ना उतना रियल इंटरव्यू में प्रेशर होता नहीं है। मतलब बहुत फ्रेंडली, डिलिजेंट, कॉर्डियल, एस्टीम्ड मेंबर्स होते हैं उसमें और बहुत ही आसानी से चलता है, आपको पता नहीं चलेगा आपका इंटरव्यू कब चला गया। तो हाँ, मेरा जो बोर्ड था वो मेरा सर का ही था, मेरा सर ही चेयरमैन थे मेरे बोर्ड के, ठीक है, तो उन्हीं के पैनल में मेरा इंटरव्यू था। और पूछा क्या आपसे, किन चीज़ों पे ज़्यादा बात की, मतलब डैफ से पूछा या आउट ऑफ द डैफ? मतलब मेरा काफ़ी हद तक डैफ पे था इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन वही था डैफ को देख के कि आप तो बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज से हैं, श्री राम कॉलेज से हैं, तो आपको इस क्षेत्र में आने की आवश्यकता क्या है? तो मैंने इस पे आंसर किया कि मेरी ये बचपन से रुचि थी, मैंने अपने घर में देखा, उससे प्रेरित होकर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं इसी क्षेत्र में आऊँगा।
तो फिर उन्हें नेक्स्ट सवाल पूछा कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो प्रशासन में आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया कैसे बीइंग अ यंग एस्पिरेंट, तो मैं कैसे स्टार्टअप कल्चर, ये जो कल्चर है, ये जो नए नए बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, इनको कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, नए नए लोगों को वो उनमें क्षमता पैदा कर सकते हैं, कैसे वो आगे आएँ निडर होकर, सरकार उनकी कैसे मदद कर सकती है, कैसे बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकता है यंग क्राउड के लिए। तो इस तरह की मैंने बातें कही। तो इस तरह मेरा थोड़ा डैफ पे बेस्ड था उसको। एंटी सोशल रहना फ़ायदेमंद रहा है, मतलब देर आर टू काइंड ऑफ सिचुएशंस। कुछ टॉपर्स से हम मिले, कुछ टीचर्स से हम मिले, जहाँ पे कुछ लोग वो बोलते हैं कि सोशली अगर आप रहते हो तो आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप लोगों से बात करना सीखते हो, यू विल हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, आप चीज़ों को जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें चल रही हैं उसको डिस्कस कर पाते हो, पीयर ग्रुप होता है तो उसमें आपकी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जो उन लोगों ने एंटी सोशल हो के लाइक यू डिड, कि बिल्कुल लोगों से बात नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं, घूमना थोड़ा कम करना, उसके बाद पढ़ाई करना। आपके लिए इस दोनों सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखो, इसमें दो चीज़ हैं इसमें बोलने लायक कि एक तो हर एक इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। मेरी जर्नी मतलब स्टार्ट हुई थी मतलब दिल्ली से इस चीज़ की। तो दिल्ली में मैं सोशलाइज कर चुका था, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, तो वो लाइफ में जी चुका था सोशलाइजिंग वाली। तो मेरा ये पर्सनल कॉल था कि मैं अब अगर 1-2 साल अगर मैं एंटी सोशल होकर भी जी जाऊँ ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। दूसरी चीज़ मेरी कंडीशन, मेरे टाइम लॉस हो ही रहा है माइग्रेन की वजह से, कोलाइटिस की वजह से, मैं मेडिकेशंस खा रहा हूँ 15-15 एक दिन में। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को टाइम बचाना है, तो मेरे को ना चाहते हुए भी मतलब अगेंस्ट मतलब सोशल लाइफ जाना पड़ेगा, मेरे को बस अपने आप पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो पूरे दिन का फोकस यही रहता था, आज कौन सी मेडिसिन खानी है, आज सैलड खानी है, आज फ्रूट्स खाने हैं, 2 रोटी खानी है गेहूँ की, बस यही इसी में दिन कट जाता था और पढ़ाई में। राइट। तो फिर कैसे हो सकता है वो? पीएससी में मज़ा किस चीज़ में आया सबसे ज़्यादा? क्या ऐसी चीज़ें जो आपने इन्जॉय किया हो कि यार चलो ठीक है पीएससी में सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, बट इस प्रोसेस के अंदर मज़ा किस में आया? मतलब जब मैं यहाँ पर मैं इंदौर में कुछ टाइम के लिए रहा हूँ, तो यहाँ पे इंदौर का जो कल्चर है मतलब मुझे वो बहुत पसंद आया काफ़ी हद तक, कि जो एक सिविक सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंदौर में। द फूड टेस्ट आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली गुड, जो कि मैंने बाद में एक्सपीरियंस किया जब मैं अपने 2 मील्स लिख चुका था। तो उस टाइम ज़्यादा जाता नहीं था, पर जब 2 मील्स लिख लिए थे ना 22 का भी, तो उसके बाद थोड़ा मैंने आउटिंग स्टार्ट करी। तो तब मैं देखा कि यार मतलब द सिटी इज़ सो नाइस, सो ब्यूटिफुल, सो ग्रीन। मेरे को लगता है ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इंदौर वाला। एंड इस सिचुएशन को आप क्या देखते हो, क्योंकि आप दिल्ली में भी रहे हो फिर भी इंदौर में भी रहे हो, डू यू जेन्युइनली फील लाइक, और जब हम 2021 का रिजल्ट देखते हैं तो हमने फिर देखा कि भोपाल से सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, रैंक 1 इज़ फ्रॉम भोपाल, रैंक 3 इज़ फ्रॉम भोपाल, 5, 8, 10, 14 भोपाल से हैं। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप रैंकर्स हैं, बट इनका इंदौर से कोई खास रिलेशन रहा नहीं है। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड अगर उसके पहले हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंदौर में रहे हैं। अब ये डिबेट हमेशा होती है और कई बार हमारे पास भी डीम आती है कि भैया हमको इंदौर आके तैयारी करना चाहिए या फिर हम घर से कर लें। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस सिचुएशन पे? मेरे को लगता है हर एक इंसान अलग है, हर एक की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, हर एक की बैकग्राउंड, हर एक की सोच अलग है। तो इसमें कोई स्ट्रेट फिट सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब अगर कोई घर से पढ़ के करेगा तो ही होएगा या इंदौर रह के तैयारी करेगा तो ही होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो कई बच्चे तैयारी भोपाल से करें और अब के पास सिलेक्शन भोपाल से बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं भंवरकुआ का जो बोलबाला है वो कम हुआ है टॉप रैंकर्स में। तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रेट फिट सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब अगर आप ये कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ही होगा, ये ज्वाइन करोगे, सबका अलग अलग है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एट द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच कंफर्टेबल यू आर एंड क्या आप अपने साथ पीस पर हैं, ठीक है, और आप हेल्दी हो मेंटली फिजिकली, तो बस वही चाहिए। और आप घर पे पढ़ पा रहे हो, डिवोट कर पा रहे हो उतना अपना स्टडी आर, सो बेस्ट है। गाइडेंस तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, सिलेक्टेड लोग हैं, उनसे भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंदौर ही आना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मिथ बस्ट हुई है अब की बार, जब भोपाल से इतने हैवी सिलेक्शन आए हैं, तो ये मिथ बस्ट हो गई है कि भंवरकुआ से ही सिलेक्शन हो सकता है। एंड आई थिंक सिलेक्शन का ना बेसिक फंडा है कि आप जब तैयारी कर रहे हो उसमें आपका रोड मैप बन जाए कि मुझे अगले 1 साल में ये चीज़ें करना है। वो क्लैरिटी जब आ जाएगी तो आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को यही लगता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होगी यार, मेरे को पहले एथिक्स हिंदी पढ़ना है, फिर मेरे को GS 1-2 धीरे धीरे टेस्ट सीरीज के साथ कवर करने हैं, फिर मेरे को रिविजन्स करने हैं। अगर ये रोड मैप है आपके पास तो मेरे को लगता है कि वो आप फॉलो करोगे तो हो ही जाएगा, उसमें सिलेक्शन उसमें उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें बोलूँगा कि
जो लोग मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो आई थिंक डिसिप्लिन इज़ अ ग्रेटर थिंग दैन मोटिवेशन. राइट. मतलब डिसिप्लिन कैन ओवरकम मोटिवेशन. मोटिवेशन तो आप मतलब चला जा सकता है, एक्सट्रिंसिक सोर्सेस से आया है तो जा भी सकता है. पर अगर डिसिप्लिन तरीके से रहोगे तो ऑटोमेटिकली योर स्कोर विल इम्प्रूव, यू विल सी गुड रिजल्ट्स, यू विल फील मोटिवेटेड. तो दिस इज हाउ एन एस्पायरेंट्स लाइफ कम्स इन फुल सर्कल. मतलब वो डिसिप्लिन रहेगा, वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा डिसिप्लिन से, कभी वॉकिंग भी कर रहा है, जॉगिंग भी कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, पढ़ भी रहा है, और फिर रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, तो फिर मोटिवेट हो जाएगा वो. तो ऐसे वो सर्कल में वर्क करता है. राइट. एंड आई थिंक वही ज़रूरी है. डिसिप्लिन इज़ द की थिंग फॉर MPPSC. ऑलराइट. पवन भाई, मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी. आई एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन. आई फील ऑडियंस ने भी इस कॉन्वर्सेशन को बहुत इन्जॉय किया है. मैं आपसे एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस लेना चाहता हूँ कि अगर आज कोई एस्पिरेंट्स को देख रहा है या स्टार्ट कर रहा है, और विद इन अ ईयर और 2 ईयर वाले फेज़ में की तैयारी शुरू कर दी, 1 साल 2 साल हो गया है, उसके लिए आपका फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा टू क्रैक दी MPPSC एग्ज़ाम? मैं ये बोलूँगा कि सफलता जो है ना, एक सार्वजनिक उत्सव की तरह है. कि आप सफल हो गए तो वो एक सार्वजनिक उत्सव हो गया. पर जो असफलता है वो एक व्यक्तिगत शोक है. इट्स अ पर्सनल लॉस. तो वो आपको अकेले फेस करनी है सफलता. मेरे साथ भी हुई, काफ़ी एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ भी हो रही होगी. तो उतनी विल पावर, उतनी डिटर्मिनेशन, उतना आत्मविश्वास रखें कि मैं दोबारा उठूँगा और फाइट करूँगा और पोस्ट उठाऊँगा या फिर DC बनूँगा तो बनूँगा. वो सोच से आगे बढ़ना है आपको. क्योंकि कई बार ऐसा होगा, मल्टीपल टाइम फेल करोगे अगर, तो सब साथ छोड़ जाते हैं एक टाइम पे. मतलब आपके दोस्त भी कम कर देंगे बात, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, रिलेटिव्स भी कुछ पीठ पीछे आपके बोलेंगे. तो वही है ना कि सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई. राइट. तो वही हिसाब है इसमें भी. पर बस अपने संघर्ष पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर बने रहें और सफलता निश्चित तौर पर मेरे को लगता है ज़रूर मिलेगी. ऑसम. एक चीज़ पे और मुझे आपको डिस्कस करना है, फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स, जहाँ पे हम रिसेंटली कुछ टाइम से टच में हैं, बात कर रहे हैं. अब हुआ क्या कि PSC के अंदर ऑब्वियसली जो लफड़ा चल रहा था, पहले OBC रिजर्वेशन आया, कोविड आया, ये दोनों चीज़ें की वजह से बहुत लंबा खींच गया. अभी भी 87-13% वाला जो इशू है वो चले आ रहा है. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे दिए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ. नाउ सोसाइटल प्रेशर जो है ना, वो आज की डेट में MPPSC एस्पिरेंट्स के ऊपर पीक पे है. जिनने 4 साल तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि देखा जाएगा तो मोटा मोटा 19, 20, 21 के मिला करके 1000 बच्चे सिलेक्ट हुएंगे मोटा मोटा. अब उस 1000 के अलावा जो 2-2.5 लाख बच्चे हैं ना, वो आज भी उस सोसाइटल प्रेशर को पीक पे हैंडल कर रहे हैं. बिल्कुल. क्या आपने कभी सोसाइटल प्रेशर हैंडल किया है? एंड इफ यस, जो आज कर रहा है उसको कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स किया है मैंने. सोसाइटल प्रेशर फील काफ़ी किया है, क्योंकि मेरा ही सिलेक्शन नहीं होता UPSC में, तो लोग बोलने लगे थे, तो प्रेशर तो आता ही है कहीं ना कहीं. वो सुनने में तो आ ही जाता है कि यार ऐसा ऐसा है. पर मैं अगेन बोलूँगा, थोड़ा है ना, इंसान का दिमाग मोटा होना चाहिए. बिल्कुल, अगर फ्रेंडली तरीके से बोलूँ तो थोड़ा मोटा दिमाग होना चाहिए. अगर ज़्यादा सेंसिटिव होगा इंसान तो काफ़ी उसके बारे में सोचेगा और ओवर थिंक करेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यूज, इस तरह की चीज़ें होंगी. तो मेरे ख्याल से मैंने दूसरी चीज़ जो करी वो था, आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी वेरी मच. मतलब आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एट हार्ट. तो मतलब मैं आई यूज टू गो टू टेम्पल्स. मतलब जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मैं ऐसे मंदिर में जाकर बैठ जाया करता था. तो आधे घंटे में वो पीस मिलता था. तो दिस इज हाउ आई चैनल्ड माई पॉजिटिविटी फ्रॉम द डिवाइन स्पिरिट. तो वो देती है कहीं ना कहीं. आप जाइए और मैं गारंटी बता रहा हूँ, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा. तो ये एक स्पिरिचुअलिटी आपको वाली एंगल देती है, क्योंकि आप लोगों से वो पॉजिटिव एनर्जी लो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिवली ही आए. लोग भी बदल जाते हैं, उनके आपके बारे में विचार वो भी बदल जाते हैं, वो भी बुराई कर सकते हैं आगे चल के. वो फिक्स नहीं है. फिक्स क्या है? दैट डिवाइन स्पिरिट. राइट. तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी अगर ऐसा कुछ है. और आप थोड़ा कट ऑफ कीजिए जो क्रैप है आपके आसपास. जस्ट स्टे फोकस्ड, टॉक टू अ हेल्दी ग्रुप ऑफ पीयर, हैव गुड फ्रेंड्स, or believe in the spirit of God. I think that's the ultimate advice I would give you. Thank you so much, Pawan bhai, for joining us on Indian Aspirant Show. How was your experience on the show? I think it was absolutely brilliant, and conversing with you, I felt very good. मतलब वो सारी जो चीज़ें हैं, it came out alive. जो मैंने जी ना, वो मैंने सारी जो बोली, it came out alive. ये सब इसलिए हम साथ में बैठे, इसलिए हो पाया. तो I think it was overall extremely brilliant. Thank you so much for joining us on Indian Aspirant Show. Thank you.
थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई होप इस पॉडकास्ट से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आप अपनी प्रिपरेशन लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको इस पॉडकास्ट के बेस्ट पार्ट्स क्या लगे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही क्या ऐसी चीज़ें जो चाहते हैं कि हम आने वाले पॉडकास्ट में पवन भाई के साथ करें वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you so much once again for watching this podcast. Make sure to subscribe it and share it with all the MPPSC aspirants around you. Thank you so much.